5 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत आया, 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत आया। इसके जो निर्माण करता है, इसका जो निर्माण किए थे वो है रॉबर्ट व्हिटेकर। रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1959 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ठीक है, 5 जगत। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल PSS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जीवों में विविधता। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जीवों में विविधता कैसे होती है, किस टाइप के जीवों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। अगर इसको कॉन्सेप्ट आपका समझना है तो पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। सबसे पहले अगर हम किसी लेसन को शुरू करते हैं बाबू, तो यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे पहले जिस लेसन को आप शुरू करते हो तो उस लेसन का निचोड़ ही पढ़ लो। टॉपिक जो होता है, लेसन का नाम होता है, उसका अगर हिंदी हम समझ लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे, तो लेसन के बारे में अंदर में हमें पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप लेसन का नाम नहीं समझे रहेंगे, लेसन का नाम आपको नहीं पता रहेगा, तब आप उस लेसन को, उस पाठ को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जीवों में जो विविधता है, इस लेसन का अर्थ ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो जीव होता है बाबू, जीव का मतलब क्या होता है? ऐसा प्राणी जो कुछ प्रक्रियाएं करता है, कुछ क्रियाएं करता है, कुछ ऐसे काम करता है जिससे हमें पता होता है कि वो जीव है कि या फिर नहीं है। उनमें कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। जैसे बात करते हैं श्वसन तो जीवों का लक्षण है। वो श्वास को लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, ये श्वसन हो गया। सभी जीव जो है गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर पेड़ पौधे भी तो जीव हैं, वो क्यों गति नहीं कर पाते? बाबू आपको बता दें, पेड़ पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं, ऊंचाई में गति करते हैं, जड़ जो है नीचे गति करते हैं सभी। वो चाहे एक जगह पर खड़े होकर गति करें, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। क्या ये बताओ, क्या मनुष्य के जो जड़ पैर होता है क्या जमीन में धंस के गति करता है? कभी नहीं करता। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम है। तो पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े होकर वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं पोषण की जरूरत तो इंसानों को भी होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। अगर पोषण इंसानों को और पौधों को नहीं मिलेगा तो वो जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्रिया करते हैं, वो जीवन मतलब वातावरण के अनुरूप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते रहेंगे। अब यहाँ पर आप तो समझे कि 5 टॉपिक समझ में आया आपको। सभी जीव श्वसन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और क्रिया करते हैं। तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये बताइए कि जो वैन होती है, गाड़ी होती है, वो भी तो गति करती है, क्या वो सजीव है? तो उसको कहेंगे हम सजीव नहीं है। कारण क्या है? क्या वो वृद्धि करती है? क्या उसमें एक लक्षण तो ऐसा कॉमन है जो कि वो वृद्धि नहीं करती है। पोषण की जरूरत होती है, हालांकि फ्यूल के रूप में वो पोषण को ले लेता है। लेकिन क्या श्वसन करती है? हाँ, श्वसन भी कर लेता है। वो गैस को छोड़ता है, गैस को ले लेता है, श्वसन भी कर लेता है। लेकिन क्या क्रिया कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको क्रिया करवाना पड़ता है। क्या चीज? क्रिया करवाना पड़ता है। अगर आप उसको छोड़ दो गाड़ी को, क्या वो अपने आप चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। जब तक आप उसको चलाओगे नहीं तब तक वो जाएगी नहीं। तो ये समझ में आया? आप कहोगे सर ये बताइए, बादल तो जो है वो आकार में वृद्धि करता है, तो क्या वो सजीव है? तो वो भी सजीव नहीं है। कारण क्या है कि बादल जो है वृद्धि करेगा, लेकिन क्या श्वसन करता है? नहीं करता है। क्या पोषण करेगा? नहीं करेगा। क्या क्रिया करेगा? नहीं करेगा। तो वो निर्जीव हो जाते हैं बाबू। सजीवों के 5 लक्षण आप याद रखना कि श्वसन, गति, वृद्धि, पोषण, क्रिया। ये आपको याद रहेगा तो आपको सजीवों को पढ़ने में आसानी होगी। अब विविधता की बात करते हैं। देखिए, हमारे पृथ्वी पर लाखों जीव पाए जाते हैं। लाखों कहने का मतलब है कि 20 लाख के लगभग अभी ज्ञात हैं। मतलब जितने हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो 20 लाख जीवों को जो है पहचान चुके हैं। ये जीव है, इनका सबका नाम जो है रख दिया गया है। लेकिन अभी करोड़ों जीव ऐसे हैं जिनका भी नामकरण भी हुआ नहीं है, लेकिन अभी वो भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो जो भी लाखों जीव पाए गए हैं उनमें देखा गया कि कुछ ना कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव, चेंजेस हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। अभी हम अपने पास की बात कर लेते हैं, मीन्स हमारे जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। देखिए, आपका जानते हैं कि इंसान 2 पैरों पर चलता है ना चलता? बकरी जो है, गाय, भैंस, ये सब जो है 4 पैरों पर चलते हैं। सांप रेंग कर चलता है। और तो और बात करते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो इनमें क्या चेंजेस है कि नहीं, भिन्नता है कि नहीं? तो इसमें भी भिन्नता है। अब हम बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया से लेकर 100 मीटर लंबे पेड़ का भी जो निर्माण हुआ है, वो भी तो जीव हैं। क्या उनमें भिन्नता नहीं पाई जा रही है? पाई जा रही है। जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं 0.1 माइक्रोमीटर से 0.10 माइक्रोमीटर तक उनकी लंबाई होती है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे पेड़ पौधों की, तो वो 0 से लेकर 100 मीटर लंबे तक होते हैं। तो उनमें भी तो भिन्नता है। अगर बात करेंगे जो जीव
पानी में पाए रहते हैं। पानी में अमीबा भी पाया जाता है, एक सेल का होता है, उसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। लेकिन वही पानी में तो जो है व्हेल भी पाई जाती है। क्या उनकी लंबाई एक सेल की है? नहीं, उनकी लंबाई जो 30 मीटर की है। क्या अमीबा और व्हेल में भिन्नता नहीं है? तो उसमें भी भिन्नता है। अब हम इतना तो समझ गए कि जीवों में, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की भिन्नता है। तो इस भिन्नता को जिसका हम अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं जैव विविधता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। इनको डिवाइड कैसे किया गया है। देखिए, जो पोषण होता है, पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में पहले डिवाइड किया गया है। पोषण के आधार पर कैसे? कि जो जीव जो खाते हैं, पहनते हैं, मतलब जो क्रिया करते हैं, उनके आधार पर उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। अब पोषण कैसे? एक तो जो है स्वपोषी है, एक है परपोषी। स्वपोषी मतलब हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे जो भोजन का निर्माण खुद करते हैं, दूसरे भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। उसमें जितने भी प्लांट हैं, पौधे हैं, सब के सब उसमें स्वपोषी में आ जाते हैं। परपोषी की बात करेंगे तो जितने भी जंतु हैं, एनिमल है, वो सब के सब किसमें आ जाएंगे? परपोषी में। अब क्या ये बताओ, क्या जंतु जो है किसी भोजन के लिए खुद पर डिपेंड रहता है या दूसरे पर आश्रित रहता है? आप कहोगे सर हम तो भोजन के लिए दूसरे चीज को खाते हैं, जब खाते हैं तभी तो हमारा पेट भरता है। तो ये बताओ, क्या पेड़ पौधे भोजन के लिए दूसरे से मांगने जाते हैं? नहीं मांगते, वो खुद ही भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करने के लिए उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसी क्लोरोप्लास्ट जो है उसको कहते हैं हम हिंदी में हरित लव कहते हैं। हरित लव क्या करता है? भोजन, सूर्य से प्रकाश लेगा, पृथ्वी से जल लेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इन तीनों को मिलाकर निर्माण कर देगा ग्लूकोज का। अब उसी ग्लूकोज को जो स्टोर करके रख लेता है, या तो फलों के रूप में रख लेगा या तो जड़ों में रख लेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जो जंतु हैं, एनिमल हैं, वो भोजन की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम परपोषी कहते हैं। क्लियर है बाबू? जितने भी जंतु हैं वो परपोषी हैं, भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये तो हो गया पादप और जंतु, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। लेकिन ये बताइए, जो पादप और जंतु, इसकी खोज करता कौन है? खोज करता है अरस्तु। जीव विज्ञान की खोज करता कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहले इनको 2 भागों में डिवाइड किया, पहले पादप फिर जंतु। क्लियर है? लेकिन एक वैज्ञानिक आए थे, थियोफ्रिस्टस, उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थियोफ्रिस्टस ने जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबका अध्ययन करके बताया था कि ये सब भी सजीव हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक और आए थे जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका नाम है सर जगदीश चंद्र बसु। सर जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ मशीन। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन का निर्माण किया। उस मशीन में अध्ययन करके बताया कि सभी प्लांट में भी जीवन होता है। तो इसलिए जब उन्होंने इसका क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया तो उन्होंने इस पौधे का भी अध्ययन किया था। क्लियर है? तो पौधों को 2 भागों में डिवाइड किया, वनस्पति में जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया, वनस्पति और जंतु में। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखा कि कोशिका के आधार पर कुछ वैज्ञानिक और हैं, उनमें भी खुजली होने लगी। वो भी सोचे कि देखिए हम भी कुछ ना कुछ तो निर्माण करें, कुछ ना कुछ आविष्कार करें या फिर कुछ ना कुछ खोज करें। तो देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि एक कोशिका तो है, ये भी एक कोशिका है, लेकिन इसमें जो केंद्रक है, अंदर केंद्रक जो है उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जा रही थी, एक में केंद्रक झिल्ली पाई नहीं जा रही थी। तो उसके आधार पर उन्होंने 2 भाग में उसको डिवाइड कर दिया। तो जिसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, वो जीव जो बहुत प्राचीन साल से ही चले आ रहे थे जीवित, लेकिन जो वर्तमान में है उनमें केंद्रक पाया जा रहा था, उसमें झिल्ली भी पाई जा रही थी। तो जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उनको प्राथमिक जीव कहा गया, मींस प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा गया। कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा गया। लेकिन वहीं पर कोशिका की यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें भी कवर पाई जाती है, उनको कहते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है बाबू? तो यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं, ये सब वर्गीकरण के ही बता रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट तो समझिएगा। अब जो है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को देखा कि एक कोशिका अमीबा एक कोशिकीय होता है, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय होता है। लेकिन वहीं पर देखा कि जो अन्य जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे अंदर ही हम हैं, हमारे अंदर भी लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन वहीं पर
अमीबा की बात करेंगे तो उनमें एक ही कोशिका में सारे जीवन यापन हो जाता है। भोजन ग्रहण करेंगे, पोषण पाचन सब कुछ करेंगे, फिर निष्कासन कर देंगे, बाहर कर देंगे। वैसे सेम एनिमल में बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। वो भोजन को खाएंगे, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया करेंगे और पोषण करेंगे, पाचन करेंगे, अवशोषण करेंगे, फिर उसके बाद निष्कासन कर देंगे उसको। क्लियर है? फिर उसके बाद देखा गया तो ये तो हो गया कोशिकाओं के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाता है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने उनको देखा कि आवास के आधार पर कुछ जीव ऐसे थे जो कि जल में रह रहे थे। तो जो जलीय जीव हैं उनको जल में रहने वाले जीवों को कह दिया कि ये सब के सब क्या है, जलीय जीव हैं, तो उनको अलग डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्थल में जमीन पर पाए जाते हैं, उनको अलग में डिवाइड कर दिया। जैसे स्थल पर पाए जाने वाले जीव मनुष्य, जानवर आदि हैं, और वहीं पर जलीय जीवों की बात करेंगे तो मछली है, तो इनको अलग डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि कौन ऐसा जीव है जो दोनों जगह पर पाया जाता है, मीन्स थल में भी और जल में भी। स्थल और जल मीन्स जमीन पर और जल में दोनों पर पाया जाता है, तो उन जीवों को उभयचर जंतु कहा गया। उभयचर में जैसे आपका कछुआ आ जाता है, मेढक आ जाता है, आज बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, मगरमच्छ भी आ जाता है उभयचर में। क्या बोलते हैं, अरस्तु साहब थे, उन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया, मीन्स आवास के आधार पर स्थलीय जीव, जलीय जीव, उभयचर जीव, 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये जो कि है वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम इसी लेसन में आपको टॉपिक में क्लियर कर देंगे। वर्गीकरण होता क्या है, देखिए बाबू, वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अगर हम वर्गीकरण को पढ़ लेंगे, कर देंगे, किसी भी जीव का वर्गीकरण कर देंगे तो उनको हमें पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को, वर्गीकरण की परिभाषा सुन लो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को उनके गुण, आकार और आवास के आधार पर उनको एक क्रम में सजाना या फिर उनका वर्गीकरण करना, ये आपका वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या बोले, फिर से एक बार समझ लो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सभी जीवों को उनके आवास के आधार पर, गुण के आधार पर और आकार के आधार पर अलग अलग करना या क्रम में सजाना, वो उनका वर्गीकरण कहलाता है। क्लियर है? अब हम वर्गीकरण को जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को कहते हैं वर्गीकी। क्या कहेंगे? वर्गीकी कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे बाबू? टैक्सोनॉमी कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवों को वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं, वर्गीकृत किए गए जीवों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि वर्गीकी के जनक कौन है, पिताजी कौन है, उनके पितामह कौन है जिन्होंने वर्गीकी का निर्माण किया। एक पुस्तक थी, अभी उसको हम बताएंगे। सबसे पहले इसके जनक की बात करते हैं, वो है कैरोलस लीनियस। कौन है बाबू? कैरोलस लीनियस ने कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी को हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैरोलस लीनियस ने 2 पुस्तक का निर्माण किया था, मतलब 2 पुस्तक उन्होंने लिखी थी वर्गीकी के आधार पर। पहली पुस्तक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या चीज है बाबू? स्पीसीज प्लांटेरम। उसके बाद दूसरी पुस्तक थी जेनेरा प्लांटेरम। 2 पुस्तक का उन्होंने निर्माण किया था। अब आगे बात करते हैं कि वर्गीकरण के लाभ क्या क्या हैं। अब हम वर्गीकरण तो समझ लिए कि जीवों को जो है उनके आकार के आधार पर, गुण के आधार पर, आवास के आधार पर एक किसी क्रम में लगाना या अलग अलग सजाना, वो आपका वर्गीकरण कहलाता है। अब वर्गीकरण के लाभ क्या है, उनको क्यों सजाते हैं हम? देखिए, अगर किसी भी जीव का हमें अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें उन जीवों को वर्गीकरण करना ही अनिवार्य है। अगर उसको वर्गीकरण किए रहेंगे तो आपको समझ में भी बहुत आसानी से आएगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लाभ होते हैं उसके वर्गीकरण करने के। तो सबसे पहले सभी जीवों का जो अध्ययन में सुविधा होती है, सभी जीवों का अगर हम वर्गीकरण कर देंगे तो उनके अध्ययन में हमें सुविधा होगी। तो सबसे पहला ये है। दूसरा है, सभी का आंकड़ा हमें एकत्रित करने में भी आसानी होगी। हम किसी भी जीव को अगर पकड़ेंगे तो उससे संबंधित सारे जीवों का हम अध्ययन कर लेंगे, तो उनका आंकड़ा जो है हम इकट्ठा करके रखते हैं। और अध्ययन की सुविधा में हमें बचत भी होगी। हम मान लेते हैं किसी भी जीव का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर इधर उधर सब छिटके रहेंगे तो एक एक जीव को पकड़कर अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उनमें से किसी जीव को पकड़ लें तो उनके पूरे वर्ग की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि हमें उनके अध्ययन में भी आसानी होती है। सभी जीव को अगर किसी क्लास का, किसी भी कैटेगरी का अगर एक जंतु को पकड़ लेंगे, उनका अध्ययन कर लेंगे, तो उसी से संबंधित सारे जीवों का हम पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी के जीव हैं।
अब आगे बात करते हैं कि उन जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में भी हमें मदद मिलती है, सहायता मिलती है। मान लेते हैं कोई जीव ऐसा है जो कि इस फैमिली का है, भी इस फैमिली का है, उनके बीच का कोई ना कोई कॉमन होगा, तो उन जीवों के अध्ययन में भी हमें सहायता मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ नए जीवों का जो होता है, मान लीजिए किसी नए जीव का निर्माण होता है, तो उन जीव या फिर खोज होती है, तो उन जीवों के भी अध्ययन में भी हमें सुविधा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार वो 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि वर्गीकरण के हमारे लाभ कहलाते हैं। क्लियर है बाबू? अब हम आगे बात करते हैं कि जैव विकास क्या है। देखिए, जैव विकास, जैव मतलब होता है जीव, विकास मतलब होता है उनका परिवर्तन। अगर किसी भी जीव के अंदर परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उस प्रक्रिया को हम जैव विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव विकास कहेंगे। ठीक है, तो इसका हम समय के साथ हुए जीवों में परिवर्तन को हम जैव विकास कहते हैं। क्लियर है बाबू? अब जैव विकास के जनक कौन है? जैव विकास के जनक है चार्ल्स डार्विन। 1859 ईस्वी में जैव विकास का अध्ययन किया था। तो जैव विकास का जो पितामह है वो चार्ल्स डार्विन है। इनके द्वारा एक पुस्तक का भी निर्माण किया गया है जिसको कहते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक का नाम है बाबू द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने पहले देखा कि पौधे जो होते हैं, सभी जीवों को उनके विकास के आधार पर इनको वर्गीकृत किया। देखा कि प्लांट का जो जैव विकास है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक का जो विकास है, मतलब जब से हमारी पृथ्वी पर जन्म हुआ है, किसी का भी जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक का सारा विकास वहां पर दर्शाया गया है। तो पादप का अलग दर्शाया गया है और जंतु का अलग दर्शाया गया है। क्लियर है बाबू? तो ये आपका था जैव विकास। अब देखिए, जैसे पहले के जो मानव थे, वो क्या पहले तो रेंग कर चलते थे, फिर धीरे धीरे चलना, 2 पैरों से चलना, 4 पैरों से चलना शुरू किए, फिर उसके बाद खड़े होकर तनिया कर चलने लगे, ऐसे जैसे सेठ हो। तो इस प्रकार से इनका अध्ययन किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया, और इनका जो है विकास भी लगातार क्रमागत चलता गया। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, जो विकास होता है बाबू, वो सिर्फ और सिर्फ समय पर डिपेंड करता है। कोई भी विकास हो समय पर ही डिपेंड करेगा, समय के साथ उसमें चेंजेस आते जाएंगे। जैसे हम आपको एक कहानी बता रहे हैं कि बहुत सारे बंदर होते हैं। बंदर मतलब जो भी चिंपैंजी हैं, वो सब बंदर एक कमरे में बैठे थे। उनमें से देखा गया कुछ बंदर ऐसे थे जो कि थोड़ा सा एक्टिव थे, कुछ बंदर ऐसे थे जो थोड़ा एक्टिव थे, कुछ बंदर उसमें सुस्त रोगी की तरह बैठे थे। लेकिन अब उसमें जो बंदर एक्टिव था, वो पहले बंदर जो है 4 पैरों पर चलते थे, वो थोड़ा सा 2 पैरों पर प्रयास किया, 2 पैरों पर चलने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो 2 पैरों पर चलने लगा बंदर, वो इधर उधर टहलने लगा, भागने लगा। फिर उसके बाद उससे उत्पन्न, उसके द्वारा जो उस नए बच्चे का जन्म हुआ, नए बंदर का जन्म हुआ, तो उस बंदर में भी कुछ ना कुछ गुण ऐसे थे जो पिता के गुण थे। तो वो बंदर भी तनिया कर चलने लगा, उसका बच्चा जो था वो भी तनिया के चलने लगा। इस प्रकार से वो कैटेगरी अलग हो गई, और यहाँ पर जो भी सुस्त वाले थे, इनकी कैटेगरी अलग हो गई। अब उसी बंदर में से जो है नए बंदर का जब निर्माण हुआ, फिर से अगला विकास हुआ, फिर से ऐसे क्रमागत विकास होता गया, और उसमें बदलाव लगातार आते गए। तो इसको कहते हैं जैव विकास। क्लियर है बाबू? तो उम्मीद है ये जैव विकास आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण का जो जगत सिद्धांत है, अब इसमें सबसे पहले तृतीय जगत वर्गीकरण का सिद्धांत आता है। तृतीय जगत का सिद्धांत आता है। तो तृतीय जगत का सिद्धांत अर्नस्ट हैकेले ने दिया था। कौन बाबू दिया था? अर्नस्ट हैकेल या फिर हैकेले ने दिया था। यहाँ पर ध्यान देना, वो थोड़ा सा प्रोनाउंस में गड़बड़ी है, तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। जो अर्नस्ट हैकेल थे, इन्होंने 1866 ईस्वी में पादप जगत का वर्गीकरण किया था। जितने भी 3 जगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और देखेंगे आप किसी बुक में आपको 1894 ईस्वी मिलेगा, लेकिन 1894 ईस्वी में इन्होंने पादप जगत का तृतीय वर्गीकरण सिद्धांत नहीं दिया था। इन्होंने 1894 ईस्वी में इनको लिनियस मेडल प्राप्त हुआ था, जो कि लिनियस द्वारा इनको दिया गया था। लेकिन अगर बात करेंगे तृतीय जगत का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो अर्नस्ट हैकेल के द्वारा 1866 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इन्होंने देखा पहले तो पादप तथा जंतु 2 ही शाखा थी, जिसको अरस्तु ने डिवाइड किया था। फिर जो अर्नस्ट हैकेल थे, इन्होंने देखा कि पादप और जंतु में भी कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन है जो कि अलग कैटेगरी बनानी आवश्यक थे। तो उन्होंने कह दिया इसको प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा है। पहले पादप, जंतु और प्रोटिस्टा 3 जगत हो गए। अब यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का देखा गया कि इसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव थे, मतलब जो जिनका पहले निर्माण हो गया था,
पृथ्वी के स्टार्टिंग में जब पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हुआ तो सबसे पहले प्रोटिस्टा में जितने भी जीव रखे गए हैं उनका ही निर्माण हुआ। वो सब के सब एक कोष की थे, केंद्रीय झिल्ली उसमें नहीं पाई जा रही थी। और तो और जो प्रोटिस्टा वाले थे वो इतना एक्टिव भी नहीं थे, उनमें ज्यादा कोशिका का विकास भी नहीं हुआ था। क्लियर है। तो इस प्रकार अर्नस्ट हैकेल ने 3 जगत को प्रतिपादित किया था, पहले पादप, जंतु और प्रोटिस्टा, 3 जगत को। फिर उसके बाद देखा गया कि एक नए वैज्ञानिक है रॉबर्ट व्हिटेकर। कौन है बाबू? रॉबर्ट व्हिटेकर। इनकी ही लेकिन यहाँ पर जो हेगेल साहब थे, हेगेल साहब के जो 3 जगत वर्गीकरण दिए थे इनको जो है नकार दिया गया, मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि कुछ समय तक चला, लेकिन कुछ समय के बाद जब रॉबर्ट व्हिटेकर साहब आए, इनके बाद ये उनका 3 जगत वर्गीकरण को उसको निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 5 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत आया। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत आया। इसके जो निर्माण करता है, इसका जो निर्माण किए थे वो है रॉबर्ट व्हिटेकर। रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1959 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण का। अब 5 जगत का वर्गीकरण इसलिए किया गया क्योंकि उसमें देखा गया कि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि अलग अलग टाइप में थे, मीन्स एक कोष की थे, बहुकोष की थी, किसी में हड्डी पाई जा रही थी, कोई लोग उड़ रहे थे। ऐसे करके उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में उसको डिवाइड किया। तो सबसे पहला है मोनेरा जगत आ जाता है। मोनेरा में सभी प्राथमिक जीव थे, मतलब जिसको कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये जीव आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में सभी के सभी एक कोष की जीव थे, और वो जो थे उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका पाई जा रही थी। फिर उसके बाद देखा कि फंजाई एक है। फंजाई मतलब पौधे का ही एक भाग होता है। हालांकि पौधे उसमें फंजाई में क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन वो भी पादप के जैसा ही वर्क करता है। तो फंजाई को भी डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद देखा कि प्लांट आया, तो पौधों को भी उसको अलग कर दिया। प्लांट से प्लांटी हो गया। और उसके बाद आया एनिमेलिया, एनिमल से एनिमेलिया। तो ये 5 जगत में इन्होंने डिवाइड कर दिया, रॉबर्ट व्हिटेकर साहब थे। ठीक है, तो इसके अनुसार अब जब ये 5 जगत वर्गीकरण में डिवाइड कर दिया तो इनका मेन वर्गीकरण किया गया। कैसे? अब हम मान लेते हैं मोनेरा में से किसी जीव को पकड़े तो उन जीवों का भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा, जाति होगी, स्पीसीज होगी, उपजगत, संघ, उपसंघ, ये भी तो होगा, वर्ग होगा, क्लास होगा, कुल होंगे, ये सब भी तो होंगे ना। तो उन्होंने मोनेरा को उठाया, मोनेरा से एक जीव को निकाला, उस जीवों का भी वर्गीकरण करना चालू कर दिया। कैसे वर्गीकरण किया? तो सबसे पहले वर्गीकरण किया तो उनमें देखा कि जगत कौन सा जगत है, मोनेरा है कि प्रोटिस्टा है कि फंजाई है कि प्लांटी है या फिर एनिमेलिया है। तो सबसे पहले उसका जगत कर दिया कि ये इस संघ का जंतु है, इस जगत का जंतु है। फिर उसका देखे कि सब जगत कौन है, सब उप जगत कौन सा है, सब किंगडम उसको कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखा कि उपसंघ कौन सा है, फिर संघ कौन सा है, फिर उपसंघ आया, फिर वर्ग आया, फिर क्लास आया, ऑर्डर आया, फिर कुल आया, उसके बाद वंश, फिर स्पीसीज, वंश या फिर जाति या फिर स्पीसीज। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने पूरा का पूरा इसको 10 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, 10 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है बाबू ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ जाए। आपका एक एक कंफ्यूजन भी हम दूर कर देंगे। देखिए जो वर्गीकरण है ना, तो वर्गीकरण में द्विनाम पद्धति भी आती है। द्विनाम पद्धति इसलिए आती है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर इतने जीव पाए जा रहे हैं जिनका भी लिखित में 13 लाख जीवों का अध्ययन किया गया है और 2-3 लाख और जीवों का अध्ययन किया गया। ऐसे करके जो है लिखित में इसका प्रमाण मिलता है। तो इतने सारे जीव हैं, उन सबका तो नाम तो होगा ना कोई ना कोई। तो इस नाम को पहचानने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो कि हर देश में इस जीव का नाम चेंज नहीं होगा। तो उसको कहते हैं वर्गीकरण, इसलिए उसको वर्गीकरण नाम दिया गया। जैसे मान लेते हैं किसी का जीव का पकड़े, होमोसेपियंस, मानव का होता है ना, मानव का नाम कौन सा जाता है? होमोसेपियंस। एक नाम होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज। जीनस वाला उसके वंश को दर्शाता है, हम ह्यूमन है, मतलब हम मानव हैं। अब पूरे संसार में जहां भी मानव पाए जाएंगे उनको होमो लिखा जाएगा। अब देखेंगे स्पीसीज कौन सी है। स्पीसीज मतलब होता है उसकी जाति कौन सी, कैटेगरी कौन सी, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, बौना होता है, नाटा होता है, इस टाइप का होता है। तो देखा कि स्पीसीज कौन सी है, तो होमोसेपियंस लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस पूरे जगत का वर्गीकरण किया गया है जैव विविधता के अनुसार। ठीक है बाबू, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ और पसंद भी आया होगा। देख रहे पसीना भी निकल रहा है यार। तो ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आपके लिए तो थोड़ा बहुत लाइक तो बनता ही है ना।
यार थोड़ा सा दिल को तसल्ली भी मिलती है कि हमारे वीडियो कौन कौन देखे हैं। लाइक अगर किए रहेंगे तो लाइक वही वीडियो करते हैं जो कि पूरा वीडियो देखते हैं। अगर उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करेंगे, और समझ में आएगा होगा तो कमेंट भी जरूर करिए। अगर हाँ इसमें से कोई सा भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत में आ रहा है, कोई टॉपिक ऐसा है जो कि समझ में ना आया हो, तो उसका भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, आंसर भी देंगे। ठीक है, और हम इसी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लाएंगे, उसको भी बहुत दिल थाम के देखिएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं नए